जय हिंद दोस्तों। आज समझेंगे भारत की भाषाओं के बारे में। भारत की भाषाओं के बारे में, भारत में किस जगह कौन सी भाषा बोली जाती है। उससे पहले हम थोड़ा परिचय, कौन से अनुच्छेद में ये भाषाएं, कौन सी कौन से भाग में ये भाषा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद सभी भाषाओं को सरल तरीका से समझेंगे। भारत की भाषाएं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 कितने भाग हैं? 22 भाग में हैं। उसमें से भाग 17 में भाषाओं का विवरण दिया गया है। किस भाग में विवरण दिया गया है? भाग 22 में। अच्छा, जो सेक्शन पढ़ते हैं, जो आर्टिकल पढ़ते हैं 343 से 351, 343 से 351 तक की अनुच्छेद के बीच में भाषाओं की जानकारी दी गई है। ठीक है, पहले इस चीज को जानेंगे। दी गई है वर्तमान भाषाएं। अभी हमारी अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, लेकिन जब मूल संविधान बना था तब भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं जोड़ी गई। और आपको यह भी पता होगा, किसी भी संविधान में या अपने संविधान में कोई भी चीज जोड़ी जाती है तो किसी संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है। तो कितनी? पहले 14 थी, अब हो गई 22, तो कुल 8 भाषाएं तो जोड़ दी गई। अब वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो भी बताऊंगा, किस अनुच्छेद में जोड़ी गई वो भी बताऊंगा। आप पहले ये समझो कि इन भाषाओं में क्या दिया गया है। आर्टिकल 343 में पहले अपनी एक पेन निकाल लें और कॉपी निकाल लें, रफ पर लिख लें, उसके बाद आप उसे फेयर कर लेना। आर्टिकल 43 में यह कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, या भारत की या संघ की। संविधान में भारत को संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो संघ की भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। कैसी होगी? राजभाषा हिंदी होगी। भारत में कोई भी या भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा। संघ की राजभाषा कैसी है? हिंदी। अच्छा, ये राजभाषा जब भाषा बनाने का नंबर आया तो उन्होंने ये पहले सोचा कि किसी समिति का गठन कर लिया जाए। तो इस समिति को आयंगर समिति, कौन सी? आयंगर समिति का गठन किया गया। भाषाई नियमावली में भाषा को रखने के लिए आयंगर समिति द्वारा राजभाषा का गठन किया गया। और जो राजभाषा का गठन किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। और तभी से हमारे पूरे संघ में या पूरे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कैसी भाषा है? राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अच्छा, सर्वप्रथम नर्मदा जी ने, किसने? नर्मदा जी ने ये कहा था। किसने कहा था? नर्मदा जी ने ये कहा था कि भारत की जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारत की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा के ऊपर बल दिया था। लेकिन अंग्रेजों से जो कहा था, ये तो इनने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था नर्मदा जी ने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों से कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, यहां से तो कौन सी समिति हुई? आयंगर समिति द्वारा भाषा का गठन हुआ। संघ की कैसी भाषा है? राजभाषा है। कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को नर्मदा जी ने पहली भाषा कहा क्या होगी? हिंदी होगी, राष्ट्रभाषा। और नर्मदा जी के बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? अंग्रेजों से कहा था कि हमारी हिंदी को क्या कर दिया जाए? राष्ट्रभाषा कर दिया जाए। ठीक है, आर्टिकल 43 में करेंगे इसकी। आर्टिकल 344 में यह कहा गया था कि अगर कोई भी भाषा है अपनी, जैसे हिंदी राजभाषा है और हिंदी में कोई भी बदलाव होना है, किसी की बदलाव करना होता है, तो 2 समितियों का गठन होगा। उसमें पहला था भाषा आयोग। कौन सा था? भाषा आयोग। और दूसरा था संयुक्त संसदीय
समिति, जिसे जेपीसी बोलते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। तो भाषा आयोग के द्वारा और संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा ये हो सकता है कि अगर जो भाषाओं में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो इन्हीं दो के द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। आर्टिकल 345 में ये कहा गया है, आर्टिकल 345 में ये कहा गया है कि जितने भी संघ के जो राज्य होंगे, संघ के जो राज्य होंगे उनकी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी भाषा हो सकती है। जैसे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बघेली बोली जाती है, बिहार में अवधी मगधी बोली जाती है। तो इस तरीके से अपनी भाषाएं होंगी अलग अलग। केरल में मलयालम बोली जाती है, अपने राज्य की कोई एक भाषा हो सकती है, इसमें ये कहा गया था। 346 में ये कहा गया था पत्राचार की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और अपनी जितनी भाषा उनमें से हो सकती है। आर्टिकल 347 में ये कहा गया था आर्टिकल 347 में ये कहा गया था कि स्टेट की अनुशंसा पर या स्टेट की मर्जी पर, अगर स्टेट की मर्जी है कि जनसंख्या के आधार पर अपनी भाषा बदलनी चाहती है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, स्टेट जनसंख्या के आधार पर अपनी भाषा बदलना चाहता है तो राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। 347 में 348 में यह कहा गया था कि जो हाई कोर्ट होगा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कौन सा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी इंग्लिश होगी। कौन सी होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा कैसी होगी, इंग्लिश होनी चाहिए। आर्टिकल 349 में यह कहा गया कि अगर भाषा को परिवर्तन करना है केवल 3 ही कंडीशन होंगी, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन के आधार पर ही भाषा में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। एक कौन कर सकता है, एक तो राजभाषा आयोग, पहले बता गया है राजभाषा आयोग, एक तो राजभाषा आयोग या भाषा आयोग, यहां लिख दो, राजभाषा आयोग परिवर्तन कर सकता है। दूसरा संयुक्त संसदीय समिति कर सकती है भाषा में परिवर्तन, और तीसरा किसको शक्ति दे देगी, राष्ट्रपति को। तो 3 कंडीशन पर ही भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 350 में कहा गया है, आर्टिकल 350 में यह कहा गया है कि कोई भी प्राथमिकी या कह सकते हैं एफआईआर, कोई भी प्राथमिकी जो दर्ज कराई जाएगी वो 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में प्राथमिकी आप दर्जा करा सकते हैं, किसी भी जिला में, किसी भी प्रदेश में। आपसे कोई भी अधीक्षक, कोई भी पुलिस अधीक्षक, कोई भी एसओ, कोई भी एसएचओ ये नहीं कहेगा कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, या ये नहीं कहेगा कि हमें उर्दू नहीं आती, ये नहीं कहेगा कि नेपाली नहीं आती, ये नहीं कहेगा कोंकणी नहीं आती। आप जो भाषा जानते हैं आप उसी भाषा में आप अपनी एफआईआर दर्ज कराइए। वो उनकी इच्छा रही, वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आपकी कैसे सुनते हैं, किससे पढ़वाते हैं, वो उनकी हेडक है। आप अपनी प्राथमिकी अपनी किसी भी भाषा में दर्ज करा सकते हैं। 350 में आर्टिकल 350 के क में ये कहा गया है कि हमें जो प्राथमिक विद्यालयों में जो प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए वो हमें मातृभाषा में देनी चाहिए। क्या में देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जो है, बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। आर्टिकल 350 के खा में यह कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक, कौन से, भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक
के लिए विशेष प्रावधान रहेगा। भाषाई अल्पसंख्यक जैसे ये कि अपने भारत देश में देखे होंगे कि अलग जैसे मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, इटावा हो गया, कन्नौज हो गया, ये डिस्ट्रिक्टों में तुमने देखा होगा अगर एसटी वर्ग वाले भी रहते हैं तो अपनी भाषा अलग बोलते हैं। जो लो पीटने वाले होते हैं अपनी भाषा अलग बोलते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि आप उनको भाषा नहीं जानते तो उनसे दुत्कारेंगे या उनसे घृणा करेंगे या उन्हें ही और हीन भावना से देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये विशेष प्रावधान दिया गया कि जो जिस भाषा को जानता है वो अपनी भाषा बोल सकता है। 351 में ये कहा गया है कि आपकी जो भाषाओं का विकास करने का जो कार्य है, आप कॉपी ले लिए और कलम ले लीजिए, उस पर लिखिए कि आपकी जो भाषाओं के विकास का कार्य है, काय का जो भाषाओं के विकास का कार्य, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, अब कितने लोग वहाँ पे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हो गए हैं या कितने लोग उर्दू बोलने वाले हो गए हैं, कि जो ज़्यादा बोलने वाले हैं उनकी भाषा में परिवर्तन करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है, हिंदी भाषा का विकास कैसे करना है। तो ये जो कार्य रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि भाषा का विकास कैसे करना है। ये तो भाषा के बारे में जानकारी 343 से 351 के बीच में भाषा की जानकारी रही इसी में। पहले अब वर्तमान में जो भाषा है वो 22 है। जो पहले भाषाएं थी मूल संविधान में वो 14 भाषाएं थी। उसमें कुल 8 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहली सिंधी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? आप लिख लेना कॉपी, इसमें ज्यादा जगह नहीं है इसीलिए। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन जोड़ी गई और ये जोड़ी गई 1967 में। कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई थी पहली भाषा सिंधी संविधान संशोधन के द्वारा। फिर इकट्ठी 3 भाषाएं जोड़ी गई, वो थी आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनका जो संविधान संशोधन हुआ था वो 71वां था। कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में ये 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली पहली सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी। ऐसे नहीं याद हो तो ना से न ले लो, माँ से मणिपुरी ले लो, माँ ले लो, और का से कोंकणी ले लो तो नमक। 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद कर लो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। ये 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई। संविधान में 71वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर 4 भाषाएं जोड़ी गई, वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इसके लिए फिर एक संविधान संशोधन हुआ। पहले तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया 92वां संविधान संशोधन। कौन सा किया गया? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन किया गया, वो किया गया था 2004 में। कब किया गया? 2004 में एक संविधान संशोधन और किया गया 92वां। तब ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। अब यार समझेंगे, देखो इनको 4, पहले तो सिंधी हो गई, अकेली याद हो जाएगी सिंधी। दूसरी नमक से याद कर लो, दूसरी भाषा 71वां, 21 71 92। बोले हमारे साथ 21 71 92। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसमें 3 भाषाएं, नमक जोड़ा गया। ऐसे नमक जोड़ लो, नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। चौथी भाषा के रूप में 4 भाषाएं जोड़ी गई तीसरे संविधान संशोधन में। मतलब
भारत का संविधान का संशोधन 92वां था, जो हिंदी का संविधान संशोधन था वो तीसरा संविधान संशोधन था, वो 2004 में हुआ। उसमें 4 भाषा जोड़ी गई। उसमें याद करने की तरीके देख लो, बूढ़ी डोगरी मेली सैंतालियो। कौन सी? बूढ़ी डोगरी कह रहे थे, बूढ़ी डोगरी मेली, मेरी बच्चा कह रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ये मान लो, तो ये डोगरी निकल के जा रही है ऐसे, बूढ़ी डोगरी मेरी, उनकी डोगरी थी तो ऐसा, मेरी बूढ़ी डोगरी मेरी सैंतालियो, सैंतालियो सत्तालियो, या आराम कर लो पेड़ के नीचे। तो ये कह रहा है बूढ़ी डोगरी। अब बूढ़े लोगों, अब नौजवान आदमी उसको तो जरूरत पड़ती नहीं है सत्तान की, अब सत्तावे की आदत कितनी की रहती है डोगरी, वो बड़े बूढ़े लोगों की तो रहती है, जो बुढ़े लोग होते हैं, ओल्ड रहते हैं, उनको तो थक जाते हैं, तो कहते बूढ़ी डोगरी मेरी सैंतालियो, बूढ़ी ऐसे लिख लो, बूढ़ी बूढ़ी डोगरी मेली, बच्चा है तो मेली कह रहा है, मेरी की जगह सैंथालो, सैंथालो मतलब सत्तालो या आराम कर लो, विश्राम कर लो, देहाती भाषा में बोल देते हैं सैंतालो। तो बूढ़ी से बोड़ो, डोगरी से डोगरी, मेली से मैथिली, और सत्तालो से सैंथाली, संथाली। तो बूढ़ी डोगरी मेरी सैंथालो, इससे याद करेंगे जो 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2004 में। अगर इससे याद नहीं होगा तो ऐसे याद कर लो इनको, इसका एक एक अक्षर बदमाश, ये ऐसे याद कर लो, बदमाश, बदमाश याद करो, बदमाश तो याद रहेगा। चार, इसके लिए नमक याद कर लो, इसके लिए बदमाश, नहीं तो ये बूढ़ी डोगरी मेरी सैंथालो, इससे याद कर लो, नहीं तो बदमाश याद कर लो। इससे का ब दा से डी, बदमाश ऐसे कर लो, बदमाश। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस तरीके से भारत की अनुसूची नंबर 8 में, या भारत में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 8 जो नई भाषा जोड़ी गई इसके बारे में चर्चा हो गई। संविधान की जितने भी आर्टिकल थे भाषा से संबंधित वो सभी क्लियर हो गए। संघ राजभाषा, संघ की राजभाषा होगी क्या होगी? हिंदी, हिंदी की बात चल रही है। संघ की राजभाषा कैसी होगी? हिंदी होगी। यहाँ पे आयंगर समिति बैठाई गई थी हिंदी के लिए। 14 सितंबर को राजभाषा घोषित किया गया। 1949 को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से नर्मदा ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा करने के लिए कहा था, लेकिन अंग्रेजों से जो बोला था वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये लिख लेना, अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी थी कि हिंदी को राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एक बात और बताना भूल गए, वो देख लो, जो राजभाषा आयोग है, ये राजभाषा आयोग संयुक्त संसदीय समिति, 2 समितियां ऐसी हैं जो भाषा में परिवर्तन करने के लिए नियुक्त करी जाती हैं कि कोई भी भाषा में कैसे चेंज किया जाना, कितनी भाषा जनसंख्या कहाँ घट गई बढ़ गई, उसके हिसाब से परिवर्तन किया जाना है। तो जो राजभाषा आयोग है बेटा, जो राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो बीजी खैर थे, बाल गंगाधर खैर। कौन से थे? बीजी खैर। इसमें बाल गंगाधर तिलक में और बाल गंगाधर खैर में थोड़ा अंतर समझिएगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने अंग्रेजों से ये कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करिएगा, लेकिन बीजी जो खैर थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। जो संयुक्त संसदीय समिति है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन से थे? गोविंद बल्लभ पंत, लिख लेना, गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। ये 2 लोग ऐसे हैं जो भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, ये 344 में। लेकिन एक चीज और है, जो राष्ट्रपति भी भाषा में क्या कर सकता है? परिवर्तन। जब 347 में दिया गया है कि जब जनसंख्या चाहे कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्या इस भाषाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति भी परिवर्तन कर सकता है। उसमें आगे देख सकते हैं 349 में तो यही कहा गया है कि 3 कंडीशन पर ही भारत में परिवर्तन कर पाएंगे भाषाओं का, कि एक तो ये चाहे तब, एक तो ये चाहे तब, और तीसरे राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आपकी बच गई 22 भाषाएं। कितनी? 22
कितनी भाषाएं बच गई? 22। 8 तो क्लियर करा दी, 14 भाषाएं और बच गई। अब हम पूरी मैप के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में मैप के द्वारा आपको 22 भाषाओं को पूरा समझा देंगे, बिना ट्रिक के, मौके के याद करवा दूंगा। ओके, धन्यवाद।